जय हिंद साथियों। देखिए फिर से एक लंबे समय बाद एनटीपीसी रेलवे का प्रीवियस ईयर पेपर में जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी मैथ के क्वेश्चन आपके सामने रखने वाले हैं। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। काफ़ी लंबे समय बाद से ये फिर से रीस्टार्ट किए हैं सेशन को, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। और ये देखो मेरे भाई, प्रीवियस ईयर पेपर आप हमेशा बोलते रहते हैं कि मैथ मेरा कमज़ोर है, मैथ कमज़ोर है। अभी से भी 40 दिन बचा है एनटीपीसी रेलवे एग्जाम के लिए। तो 40 दिन में जितना भी मैथ का क्वेश्चन बताएंगे उन सभी क्वेश्चन को डिटेल में बढ़िया से देखना और कोशिश करना प्रैक्टिस करने का और सीखने का, ठीक है ना। और ये हम प्रीवियस ईयर पेपर इस बुक से करवा रहे हैं, देखो किरण पब्लिकेशन का है, ठीक है ना। चलो फिलहाल पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने जो है मेरे भाई, वो हम करेंगे 3 फरवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में हुए मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी के सभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। और जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, फार्मूले या ट्रिक्स दूंगा ना, उसको आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, संभव हो सके तो, ठीक है ना। देखिए बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन, राम और श्याम एक साथ मिलकर किसी कार्य को जो है 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। श्याम उसी कार्य को जो है अकेले 8 दिन में पूरा कर सकता है। राम को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही सिंपल सवाल है और ये हमेशा पूछता है। मैं बोल रहा हूँ ना, हर एक शिफ्ट में देखिएगा इस टाइप का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। सिर्फ नाम चेंज कर दिया जाता है और डिजिट चेंज कर दिया जाता है, बस। देखिए अगले शिफ्ट में भी यही क्वेश्चन बताऊंगा, इसीलिए बोलते हैं आपको बढ़िया से देखिए ना, प्रीवियस ईयर पेपर करिए, बढ़िया हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या करवा रहे हैं, वो है राम और श्याम एक साथ मिलकर कितना दिन में काम करता है, 6 दिन में। तो राम प्लस श्याम जो है ये काम को 6 दिन में मिलकर पूरा करता है। अब बोल रहा है श्याम उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो श्याम जो है इसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है ना। तो बोल रहा है राम जो है कितना दिन में ये काम को पूरा करेगा, यही बोल रहा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे भाई, राम और श्याम 6 दिन में पूरा करता है, श्याम 8 दिन में करता है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो टोटल वर्क होता है, टोटल काम होता है। तो इन दोनों का एलसीएम जो है वो 24 होगा। अब मान लेंगे 24 जो होता है मेरे भाई इन दोनों का एलसीएम, उसी को कुल काम हम मान लेते हैं, ठीक है ना, कुल काम मान लेते हैं। अब देखो इसका एफिशिएंसी यदि निकालोगे राम और श्याम का, तो राम और श्याम का एफिशिएंसी कितना निकलेगा, 4 निकलेगा, ठीक है ना, 4 निकलेगा। उसके बाद श्याम का एफिशिएंसी निकालोगे तो कितना निकलेगा, 3 निकलेगा मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग एफिशिएंसी 4 कैसे आया, 3 ये भी नहीं पता होता। चलो भाई ये भी हम बता देते हैं। देखो ध्यान रख लेना, एफिशिएंसी को जब टाइम के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना मेरे भाई, तो टोटल वर्क आएगा, ठीक है ना। टोटल वर्क का मतलब कुल काम आता है, ठीक है ना, कुल काम आता है। अब यहाँ देखो राम और श्याम का टाइम कितना है, 6 है। राम और श्याम का टाइम 6 है और इफिशियंसी नहीं पता है। इफिशियंसी किसका होगा, राम प्लस श्याम का होगा। बराबर टोटल काम कितना माने थे, तो जो 2 एलसीएम निकाले थे वही काम मान लेते हैं हम। 24 क्या होगा, टोटल वर्क होगा। तो इफिशियंसी किसका आएगा, राम और श्याम का इफिशियंसी कितना होगा, 24/6 बराबर 4। ये आपको बच्चे की तरह समझाएं, एकदम मासूम बच्चे की तरह। अगला बार ऐसे इतना जो है नहीं समझाएंगे, इसीलिए अभी बता दिए। तो इफिशियंसी राम और श्याम का 4 है और श्याम का उसी तरीके से इफिशियंसी अकेला जो है 3 आ गया। अब देखो राम और श्याम का एफिशिएंसी 4 है, श्याम का एफिशिएंसी 3 है, तो राम का एफिशिएंसी कितना होगा, तो बोलिएगा भैया राम का एफिशिएंसी जो होगा वो 1 होगा एफिशिएंसी। अब 1 की एफिशिएंसी के साथ राम टोटल काम को कितना दिन में टोटल काम कितना करना है, 24 काम करना है। तो 24 काम करना है राम को कितना की एफिशिएंसी के साथ, 1 की एफिशिएंसी के साथ, बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 24 दिन आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो देखो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना, इसको छाप लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब देखो आगे का हम क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो मिटा रहे हैं, चलो 24 आ गया। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो मेरे भाई, वो है आपका बोल रहा, हाँ 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक राशि 5 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, कितने वर्ष में यह स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया सवाल है कंपाउंड टेस्ट का, और ये लॉजिक बता रहे हैं, इस लॉजिक को आप पकड़ लेना बढ़िया से, ठीक है ना। बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर हम 2 लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक राशि 5 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। 5 वर्ष में जो है स्वयं की दुगनी हो जाती है। तो मान लेते हैं पहला जो है राशि कोई भी अमाउंट मान लेंगे, जो है वो प्रिंसिपल मान लेंगे कि 1 था, ठीक है ना, 1 था। अब क्या हो जाता है, ये 5 वर्ष में मेरे दोस्त ये कितना हो जाता है, दुगनी हो जाती है।
दुगनी हो जाती है तो मतलब कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा। देखो फिर से बता दें, बोला चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कोई भी राशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। तो मान लिए कि कोई राशि 1 रुपया था और वो 5 वर्ष में दुगना हो गया, 1 का दुगना 2 हो गया, तो ये प्रिंसिपल पहले 1 था और अमाउंट हो गया 2 हो गया, ठीक है ना। अब यदि इन दोनों के बीच हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे कितना होगा, तो बोलिएगा भैया अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो 1 आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। बस आगे क्या बोला कि कितने वर्षों में यह स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। मेरे दोस्त ध्यान रख लेना, कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। देखो ये 5 वर्ष में कितना गुना हुआ, 2 गुना, फिर आगे का 5 वर्ष में मेरे दोस्त 5 वर्ष में आगे का कितना हो जाएगा, फिर 2 गुना हो जाएगा, इसी रेशियो से बढ़ेगा। एक बात ये लॉजिक पकड़ लेना कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है ना। फिर इसी रेशियो से 2 गुना से बढ़ेगा। तो पहले अब देखो ये अमाउंट था, लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ प्रिंसिपल हो गया आगे 5 वर्षों के लिए, तो इसी प्रिंसिपल पर बढ़ेगा। फिर ये 2 रुपया राशि था तो इसका दुगना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे के 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, फिर दुगना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर आगे के 5 वर्ष में कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, फिर दुगना हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो अब देखो बोल रहा है कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। तो 16 गुना 1 से 16 गुना होने में मेरे भाई कितना वर्ष लगा, तो 5 वर्ष यहाँ, 5 वर्ष यहाँ, फिर 5 वर्ष यहाँ, फिर 5 वर्ष यहाँ लगा। तो कितना वर्ष लगेगा मेरे दोस्त, टोटल 20 वर्ष। खेला खत्म हो गया ना। हाँ तो ये हो गया आंसर, इसका कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा आंसर। चलो आगे का क्वेश्चन क्या है, देखो इसको छाप लेना, ठीक भाई, वीडियो पॉज करके छाप लेना। अब आगे का क्वेश्चन देखो बता रहे हैं, मिटा रहे हैं, ठीक है ना, मिटा रहे हैं। इस चीज को समझ लेना, कंपाउंड इंटरेस्ट का यही फंडा, एक बार नहीं बहुत बार आपको बताया, कोई राशि जितना गुना होगा स्टार्टिंग में उतना ही गुना होते चला जाएगा और ऐसे ही पूछता है। अब देखो बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 यानी क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का है कि एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या जो है 10,800 हो जाएगी। कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या कितनी है। मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को जानते हो, मैं बहुत सारे मेथड से बना सकता हूँ, कम से कम 4-5 तो बना ही दूंगा, लेकिन जो बेस्ट और सूटेबल मेथड होगा ना वो मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम ट्रिकी वे में बताना है। देखो सबसे पहले बोल क्या रहा है कि कस्बे की जनसंख्या मेरे दोस्त 10,000 है, तो ठीक है हम 10,000 तो लिख दिए। अब इसमें क्या है ना मेरे भाई, मेल भी है और फीमेल भी है, ठीक है ना। अब देखो मेल में कितना होता है परसेंट की वृद्धि, तो मेल में जो है 5% की वृद्धि होती है, ठीक है ना, 5% की वृद्धि होती है, ठीक ना। अब देखो महिला में कितना होता है, फीमेल में तो 10% की वृद्धि होती है। अब देखो मेरे भाई फाइनली अल्टीमेट जाकर आबादी जो है जनसंख्या 10,800 हो जाती है, तो 10,800 हो जाती है मेरे भाई, ये तो बढ़ा है इससे, लेकिन ऑल ओवर 10,800 हुआ, तो ऑल ओवर कितना परसेंट बढ़ रहा है ये निकाल लेंगे। तो 10,800 है ना, तो कितने का अंतर होगा मेरे भाई, तो 800 का अंतर हो जाएगा। 800 है ना, कितना में बढ़ाएं निकालेंगे, कितना परसेंट बढ़ रहा है, तो 10,000 में निकालेंगे, तो 10,000 में निकालेंगे इंटू 100 कर देंगे, कितना परसेंट ऑल ओवर बढ़ रहा है, ठीक है ना। 10,000 से बढ़कर 10,800 होगा ना आबादी, तो कितना परसेंट ऑल ओवर बढ़ा है वो निकाल रहे हैं। तो बढ़ा है 800 से, तो कितना में 10,000 में इंटू 100 करेंगे, 2 0 2 0 खत्म, फिर 2 0 2 0 खत्म, यानी टोटल 8% मेरे दोस्त बढ़ रहा है, ठीक है ना, 8% बढ़ रहा। अब देखो पुरुष का 5% बढ़ रहा, महिला का 10%, तो ऑल ओवर जो है 8% बढ़ रहा। क्या आप इस क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से नहीं निकालिएगा, निकल जाएगा ना। बस देखो यही सब चीज़ें हैं ना, आप सोचिए अपने आप बनेगा। हमको जानते हो मेरे भाई ये सब कोई नहीं सिखाया, सच बता रहा हूँ ना, मैं खुद से प्रैक्टिस करके सीखा हूँ ये सब चीज़ें। बहुत बार टीचर हालांकि बताते हैं, लेकिन मेरे माइंड में ये सब अचानक आया प्रैक्टिस करते करते। अब देखो क्या करेंगे, 2 हो जाएगा ये, अब ये आपका 3 हो जाएगा। अब 2:3 आ गया, समझ में आया। 10 - 8 2 हो जाएगा, 8 - 5 3 हो जाएगा। और ये ध्यान है बीच वाला जो वैल्यू होता है मेरे दोस्त, इन दोनों के बीच में ही कोई नंबर होता है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में ही कोई होगा, जरूरी नहीं एग्जैक्ट मिड पॉइंट होगा इसका। मान लिया जाए यहाँ 5 है और यहाँ 10 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 7.5 होगा, ऐसा नहीं, कुछ भी हो सकता है, इसके बीच ही लगे। अब देखो ये 5 हो गया, टोटल कितना है 5, 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ, टोटल कितना हो जाए, 5 का वैल्यू 10,000 दिया हुआ है मेरे भाई, 10,000, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 2,000 आएगा,
तो आपसे पूछ क्या रहा, तो आपसे पूछ रहा है आपका महिलाओं की वर्तमान संख्या कितनी है। तो महिलाओं की वर्तमान संख्या मेरे भाई वो आपका हो जाएगा, महिलाओं की कितना है, फीमेल के 3 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा इसकी आबादी। इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना सीखो, बहुत ही सिंपल तरीका था, कोई बड़ी चीज़ था नहीं, ठीक है ना। चलो इसको छाप लेना अभी, ठीक है ना। चलिए देखिए एक और सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, लेकिन हमारे बोर्ड पर जो है क्वेश्चन नंबर कितना होने वाला है भाई, 4 होने वाला, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन देखो, बोल रहा है यदि जनसंख्या में होने वाली प्रतिशत वार्षिक वृद्धि 5% है, यानी हर वर्ष में 5% की वृद्धि हो रही है, और वर्तमान जनसंख्या 16,000 है, तो 3 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सवाल है, और हमेशा यही सब सवाल रिपीट करता है, और पूछता भी लाइव मॉक टेस्ट में या प्रीवियस ईयर पेपर तो है करा ही रहे हैं, यही देखो पूछ रहा, और फुल मॉक टेस्ट में भी यही सब डालेगा, और आने वाले एग्जाम में भी यही रहेगा, कुछ ज़्यादा रहने वाला है नहीं। अब देखो जनसंख्या बोल रहा है कि 5% की वृद्धि होता है, लेकिन अभी वर्तमान जनसंख्या जो है 16,000 है, तो अभी वर्तमान जनसंख्या मेरे दोस्त 16,000 है, और हर वर्ष में 5% वृद्धि होती है, लेकिन 3 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी। तो देखो अभी वर्तमान में 16,000 जनसंख्या है, तो पहला वर्ष बढ़ेगा 5% की वृद्धि, तो इसमें 5% वृद्धि का मतलब क्या बताए थे आपको, क्या बताए थे, 105/100 डायरेक्ट लिख देना, 105/100 आपको डायरेक्ट लिख देना, ये परसेंटेज में हम आपको बताएं, ठीक है ना। यदि 5% घटने का रहता तो 95/100 करते हैं, 100 में से प्लस माइनस कर देते, प्लस करते जहाँ बढ़ता उतना 100 में से जोड़ देते हैं, 100 से डिवाइड तो हर हाल में करना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं तो 5% वृद्धि के मतलब क्या होगा, 1/20, तो बढ़ रहा है ना, तो सीधे आप जोड़ के लिख दो 21/20, ठीक है ना, चीज़ें वही होता है। अब देखो यहाँ पर 105/100 कर रही है, फिर पहला साल नहीं इतना हुआ, 3 वर्ष तक बोल रहा है, फिर अगला दूसरा साल 105/100 से वृद्धि होगा ना 5% की वृद्धि, फिर तीसरे वर्ष में मेरे भाई 105/100 की वृद्धि हुआ, ठीक। अब यहाँ पर देखो मेरे दोस्त हम क्या करेंगे, पहले 2 0 2 0 खत्म, फिर 1 0 1 0 खत्म, ठीक। अब देखो हम क्या करेंगे, 2 5 10 21 5 105। अब देखो बहुत अच्छा तरीके से 2 8 16, ठीक है ना, 2 चौका 8, 25 चौका 100। अब क्या करोगे, 5 5 25, 21 5 75 से 5 × 21। अब देखो 21 × 21 × 21 × 2, तो 2 × 21 × 21 × 21। अब देखो क्या होता है मेरे भाई, ये आपका कितना होता है, आप चाहे तो देखो इसको मल्टीप्लाई, बहुत लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करने लगेंगे, या 21 का क्यूब जिनको पता है वो लिख देंगे, 9261 होता है ना, 9261 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 कुछ ऐसी आ रहा है ना। हाँ तो ये देखो जब भी हो सकता है अलग और नंबर रहे तो मल्टीप्लाई करना मेरे भाई, इसका यूनिट डिजिट को चेक कर लेना, यानी 7 है ना, यहाँ पर 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, 3 भी है, तो देख लेना ऑप्शन में 7 का कौन मल्टीपल है या 3 का कौन मल्टीपल है, 2 मिलेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से छाटने का प्रयास करना। फिलहाल जो है हम इसको देखेंगे, हमको पता है कि इसका क्यूब जो होता है मेरे दोस्त वो 9261 होता है, 9261 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 बारह के 2 बाकी 1, 2 दूना 4, 1 5, 9 दूना 18, 522 आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं 3। समझ में आया। तो इस तरीके से करना सीखो भाई, हम आपको बताते रहेंगे अपना जो भी थॉट है, मैं जिस थॉट से क्वेश्चन बनाता हूँ कि यहाँ पर जब भी रहे मल्टीपल चेक कर लेना और ऑप्शन देख लेना, ठीक है ना। चलो और इसको छाप के है ना मिटा देते हैं, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके छाप लेना ब्रदर। चलो 4 हो गया क्वेश्चन, और जल्दी जल्दी करेंगे। पहले क्या था ना, लिखना पड़ता था, अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में चेंज करेंगे, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम भी जाता है और आपको थोड़ा सा लगता भी होगा गरीबी टाइप के पढ़ाई हो रहा है, मतलब गरीब पढ़ाई पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो कोई बात नहीं, अब जो है इसी का कटिंग करके हम स्क्रीन पर आपको डाल देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, हाँ क्वेश्चन नंबर 27 में देखो ब्रदर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 का मतलब मेरे में 5 है। बोल रहा है 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इसे 108 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले कितना समय लगेगा, यानी समय बराबर एक ही फार्मूला पर आधारित है, ये समय बराबर दूरी बटे चाल है।
अब यहाँ पर दूरी क्या लेना है, चाल क्या लेना है, ये आपको सोचनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर पूछ रहा समय ही, तो हमको समय बराबर अब दूरी क्या लेना है। तो दूरी यहाँ पर ध्यान रहे मेरे भाई, हम दूरी के रूप में रेलगाड़ी की दूरी को लेते हैं, यानी रेलगाड़ी की लंबाई को लेते हैं, और प्लस में रेलगाड़ी जिस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, जिस सुरंग को पार कर रही है, जिस पुल को पार कर रही है, उन दोनों की लंबाई को ऐड करते हैं डिस्टेंस के रूप में। फिर से बता रहा है, डिस्टेंस के रूप में हम उन रेलगाड़ी की लंबाई को लेते हैं और उस लंबाई को लेते हैं जो उस रेलगाड़ी को पार कर रही है, चाहे वो सुरंग हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो, या चाहे फिर पुल हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर 110 मीटर का लंबी एक ट्रेन है, तो 110 मीटर का डिस्टेंस लेंगे, और प्लस किस चीज़ को पार कर रही है, तो 180 मीटर लंबे एक पुल को, तो 180 मीटर लंबा पुल जो है उसका भी लेंगे, दोनों का जोड़ के डिस्टेंस के रूप में यूज करेंगे, है ना। उसके बाद फिर चाल क्या है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो 90 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर है मेरे दोस्त, और ये मीटर में है सभी, ठीक है ना, ये सभी मीटर में है, तो हमको मीटर प्रति सेकंड में लाना पड़ेगा, एक यूनिट में, ठीक है ना। ऑप्शन भी दिया हुआ आपको, सेकंड में ही दिया होगा, हाँ सेकंड में ही दिया है। तो इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में मल्टीप्लाई बनाने के लिए तो 5/18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से मैं लिख देता हूँ, लो ये याद कर लेना, ठीक है ना। जब कोई किलोमीटर प्रति घंटा रहे तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक ना। अब यदि कोई मीटर प्रति सेकंड रहेगा, कोई यूनिट मीटर प्रति सेकंड रहेगा मेरे दोस्त, अब इसको बोलेगा कि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, तो क्या हो जाएगा, आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिएगा तो गुने 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आ रहा है। फिलहाल यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा था तो हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना था, तो 5/18 से गुना कर दिए। अब देखो ये काटोगे तो कितना आएगा, 18×5 = 90, है ना। तो ये 5×5 = 25 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 290 हो जाएगा। 290 बटे कितना हो जाएगा, 25, 25 ही होगा ना, यानी 5×5 लिखो ना, 5×5। अब देखो 5×5 = 25, 4×5 = 40, तो 58 बटे कितना आएगा मेरे भाई, 5 आएगा। यदि इसको आप काटोगे तो क्या आएगा, 11×5 = 55, 3×5 = 30, 11.6 सेकेंड आएगा इसका आंसर। यानी 11.6 सेकेंड में रेलगाड़ी जो है ना उस पुल को पार कर जाएगी, बस इतना समय लगेगा, 11.6, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, ये हो गया क्लियर। अब इसको मिटा रहे हैं, समझ में आ गया ना। वो चीज़ें लिख लेना जो बोले हैं, डिस्टेंस के रूप में क्या क्या लेते हैं, नहीं लेते हैं। बाकी ये चीज़ें लिख लेना, जहाँ पढ़ते हो वहाँ पर चिपका देना, ठीक है ना, एक पेज में छोटा सा। अब इसको हम डिलीट कर रहे हैं। 5 क्वेश्चन हो गया है, जल्दी जल्दी करवा देंगे। यदि करवाने का रहेंगे ना, एक ही दिन में हम करवा देंगे। ये तरीका है ना, बड़ा अच्छा है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा देखो, हाँ, 2 पे पावर 20 को 3 से विभाजित किए जाने पर कितना शेष बचेगा, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा। ये भी रिमाइंडर थ्योरम का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पूछता है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। बोल रहा है 2 पे पावर 20 को यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी शेषफल कितना बचेगा, ये आपको बताना है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, 2 पे पावर 20 को हम 3 से डिवाइड यही तो करते हैं, इसका मतलब यही है ना, बटे। अब देखो क्या करना है, जो भी पावर रहेगा मेरे भाई उसको पहले भूल जाना, उस पावर को, कि पावर 20 है, 25 है, 50 है, नहीं मतलब है। हम पावर सीधे एज्यूम करेंगे, कुछ नहीं है, बस वही बेस का नंबर एज्यूम कर लेंगे, बटे 3। अब 2/3 में हम भागा देंगे, तो क्या 2/3 में भागा लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो कितना से भागा लगेगा, तो बोलिएगा -1 से भाग लग जाएगा, -1 हो जाएगा ना। अब -1 हो गया। अब देखो -1 पे पावर कितना था, तो 20 था मेरे भाई। -1 पे पावर कितना था, 20 था, बटे क्या है, 3 तो है ही, है ना, बटे 3 है। अब यह तो नहीं भी लिखोगे चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो -1 पे पावर 20 करोगे तो कितना आएगा, -1 पे पावर सम संख्या करोगे, यानी इवेन करोगे तो कितना आ जाएगा, +1 आएगा। +1 बटे 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, क्या 1 में से 1 को 3 से भागा दीजिएगा, लगेगा, नहीं लगेगा, यानी 1/3 ही तो है ना। तो रिमाइंडर वही बच गया, एक ही बचा हुआ, तो +1 शेषफल बचेगा, ठीक है ना। यही आपसे पूछ रहा था, बस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है ना। चलो अब जो है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया इसी तरीके से बनाना, पहले ये पावर भूल जाना है, और डिफरेंस आपको इन दोनों का एक ही देता है जनरली, ठीक है ना।
+1 दे, -1 दे, यही सब देता है। देखिए अगला सवाल क्या है, वो भी बहुत ही सिंपल रेशियो का है। बोल रहा है मेरे भाई 30 नंबर में, और हम लोग का कितना 7 क्वेश्चन होगा ना। बोल रहा कि निम्नलिखित में से किस भिन्न का 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है। अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बोल क्या रहा है, किस भिन्न का मान लेते हैं, भिन्न जो है x है, इस किस भिन्न का 1/27 के साथ वही अनुपात है, 1/27 के साथ यही अनुपात है, अनुपात का मतलब बटे, ठीक है ना, वही अनुपात है जो 3/11 के साथ किसका अनुपात है, तो आपका 5/9 के साथ है। बस हो गया, खत्म कहानी। कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे भैया x ही क्यों माने, x/y भी आप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। फाइनली हमको x ही निकालना है, तो x भिन्न निकल जाएगा, भिन्न में आएगा बटे में। तो अब देखो हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे ना, है। देखो तो x गुने 5/9 करेंगे, बराबर ये क्या हो जाएगा, 3/11 गुने 1/27। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ देखो 3 9 27 कट जाएगा, फिर 9 9 खत्म हो जाएगा, नीचे नीचे सामने कट जाएगा। अब देखो क्या आएगा, x बराबर मेरे दोस्त 1/55 आ जाएगा। 1/55 कैसे, 5 इधर है 1 इधर है, गुना होगा नीचे आ जाएगा, तो 1 ऊपर में बचा है, 1/55 हो जाएगा x बराबर। और भिन्न क्या माने थे, x ही तो माने थे, तो भिन्न आ गया 1/55, है कि नहीं। फिर से एक बार बता देते हैं, ध्यान से पढ़ना। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस भिन्न का, तो किस भिन्न का, मान लिए x भिन्न का 1/27 के साथ वही अनुपात है, वही अनुपात है 1/27 के साथ जो 3/11 के साथ 5/9 का है, ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। अब देखो आगे का क्वेश्चन कौन है वो जरा बताते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना, 30 इसको मिटा देते हैं, ठीक। 37 नंबर क्वेश्चन यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8, अब बुक में 37 नंबर है, ठीक है। देखो रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। देखो यही बोलते हैं ना मेरे भाई, ये सब हलवा क्वेश्चन एनटीपीसी का मैथ में पूछता है, बशर्ते आप पेशेंस के साथ पूरी तरीके से मेहनत के साथ करो भाई। √5 है, ठीक है ना, √5 + 1/√5 -1, ये बोल रहा है इसका मान ज्ञात करना। कुछ नहीं करना, रेशनलाइजेशन कर लो, तो √5 + 1/√5 + 1। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसको परिमेयकरण बोलते हैं। नीचे में जो भी वैल्यू रहता है ना उसी को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, उसी से डिवाइड, लेकिन साइन चेंज करके करता है, ठीक है ना। यहाँ √5 - 1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे √5 + 1 से, और डिवाइड भी करेंगे √5 + 1 से, क्योंकि देखो दोनों किए तो कट जाता है ना, कोई मतलब ही नहीं बनता है, मतलब काम बराबर किए, ठीक है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको देखो दो चीज़ है, सेम चीज़ यही है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो √5 + 1 के होल स्क्वायर होगा ना, बटे। अब देखो a - b × a + b, a² - b² होता है, पता है ना, a + b × a - b बराबर a² - b² फॉर्मूला होता है, तो a² - b², तो √5 के स्क्वायर -1 के स्क्वायर होगा। अब इसको करोगे, देखो तोड़ोगे, तो a + b का होल स्क्वायर कितना होगा, a² + b² + 2ab, तो 5 + 1 6, 6 + 2 √5 हो जाएगा, यही होगा 6 + 2 √5 बटे ये 5 - 1 हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। अब इसको करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन किस अनुसार है वो देख लेते हैं, ठीक है। अब काटो, देखो 2 से काटोगे 3 + √5 बटे ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 से सब जगह काट दिए, 2 3 6, 2 2 खत्म, तो √5 बचेगा, और 4 को भी 2 से काटें तो 3 + √5/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो एक अगला क्वेश्चन है मेरे भाई 38, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 38 देखो, बहुत ही सिंपल सवाल ये भी है। 38 मतलब हम लोग का 9 होगा। बोल रहा है कि जया और हेमा एक अपार्टमेंट की सफाई 30 दिन में कर सकती है, इसी कार्य को हेमा और सुषमा 40 दिन में कर सकती है, जबकि जया और सुषमा को इसी कार्य को करने में 60 दिन लगते हैं, तो अपार्टमेंट की सफाई करने के लिए इन तीनों को एक साथ मिलकर कितने दिन कार्य करना होगा। बहुत ही सिंपल सवाल, वही सवाल है ना, जब ए और बी किसी काम को x दिन में करता है, बी और सी किसी काम को y दिन में करता है, और सी और ए मिलकर z दिनों में काम करता है, तो यदि तीनों यानी ए बी और सी एक साथ मिलकर काम करता है तो काम कितने दिन में पूरा होगा। वही सवाल है, बस नाम और डिजिट चेंज कर दिया जा रहा है। हम बोले ना बढ़िया से बनाओगे सब बनेगा। देखो पहले जया और हेमा है, ठीक है ना, पहले जया + हेमा लिख दिया, जया
और जो है हेमा है, ठीक है ना, जया और हेमा कितना दिन में काम करती है मेरे भाई, तो ये आपका 30 दिन में, ठीक है ना, 30 दिन में काम करती है। चलो अगला जो है मेरे भाई बोल रहा है कि हेमा और सुषमा, तो हेमा और सुषमा कितना दिन में काम करती है, तो 40 दिन लगता है इनको। अब आगे का दो है जया और सुषमा, ठीक है ना, जया और सुषमा कितना दिन लगता है मेरे भाई, 60 दिन। अब देखो 60 दिन लगता है ना 60 दिन। अब हम क्या बोले, इन सभी का एलसीएम ले लो, तो जो एलसीएम आएगा वो टोटल वर्क होगा, नहीं कुल काम यही होता है, एलसीएम जो लेते हैं। अब देखो जया और हेमा का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, तो बोलिएगा 4 आ जाएगा भैया, 4 आ जाएगा। और हेमा और सुषमा का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और जया और सुषमा का एफिशिएंसी 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मेरे भाई यदि हम जया प्लस हेमा प्लस सुषमा का इफिशियंसी निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, इस चीज़ को गलती मत करना। यहाँ पर क्या है ना, जया प्लस हेमा प्लस सुषमा। अब देखो असल में क्या है ना, 2 जया हो जाएगा, इन सभी का एफिशिएंसी निकालोगे तो 2 जया, जया प्लस जया 2 जया प्लस हेमा 2 हेमा प्लस सुषमा 2 सुषमा हो जाएगा। तो 2 हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और इन सभी का एफिशिएंसी कितना आ रहा है, 4 + 3 + 2 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है ना, 9 आ जाएगा। अब देखो जया प्लस हेमा प्लस सुषमा का एफिशिएंसी निकालोगे तो 9/2 आएगा। अब यही बोल रहा, तीनों मिलकर काम करेगा तो कितना दिन में काम पूरा हो जाएगा, तो इन तीनों का एफिशिएंसी कितना निकल गया, 9/2 निकल गया। तो यही 9/2 के एफिशिएंसी के साथ करेगा तो काम कितना करना है, 120 काम करना है, तो कितना 9/2 के एफिशिएंसी के साथ खत्म कहानी। तो 120 × 2/9 हो जाएगा। तो क्या 3 × 9 40 × 120 80 बटे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 80/3 दिन आ जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 80/3 26 सही 2/3 यही हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ऐसे करना, जब भी आएगा देखो 2 रिपीट हो रहा सब व्यक्ति का 2 नाम, ऐसे मत कर देना सिर्फ 9 हो जाएगा इसका एफिशिएंसी, 2 कॉमन भी होगा, 2 बार है ना सबका। चलो अगला क्वेश्चन जो देखो, अब यदि मान लिया जाए यहाँ पर यदि इस क्वेश्चन में और सीख लो, इस क्वेश्चन में बोलता कि सुषमा कितना दिन में काम करती, तो सुषमा कितना दिन में काम करती इस काम को, तो देखो जया प्लस टोटल का एफिशिएंसी कितना आएगा, 9/2, और हमको सुषमा का निकालना है ना, कितना दिन में काम करेगी, तो सुषमा कितना दिन में काम करेगी, तो देखो पहले हम क्या करेंगे, जया और हेमा का जो इफिशियंसी है वो टोटल के इफिशियंसी से घटा देंगे तो बचेगा कितना, किसका इफिशियंसी, सुषमा का इफिशियंसी निकालना है हमको। तो सुषमा का इफिशियंसी निकालोगे, टोटल इफिशियंसी में से जया और हेमा का इफिशियंसी घटा दोगे तो सुषमा का निकल जाएगा, सुषमा का इफिशियंसी निकल जाएगा तो डिवाइड कर देंगे 120 से, हो गया खत्म कहानी। और यदि हेमा का इफिशियंसी बोलेगा कितना दिन में काम करेगी हेमा टोटल काम को, तो हेमा काम करने के लिए हमको सबसे पहले इसका इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। तो इफिशियंसी हेमा का कहाँ से निकलेगा, जया और सुषमा से निकलेगा। तो यानी टोटल में से इस जया और सुषमा का इफिशियंसी घट जाएगा तो हेमा का इफिशियंसी निकल जाएगा। उसी तरीके से यदि जया का बोलेगा कितना दिन में काम करेगी तो हम क्या करेंगे, जया का इफिशियंसी निकाल लेंगे, उसके बाद 120 से डिवाइड कर देंगे तो जया का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तो इससे निकलेगा जया की इफिशियंसी। टोटल तीनों का इफिशियंसी 9/2 है, हेमा और सुषमा की इफिशियंसी 3 है, तो जया का इफिशियंसी नहीं निकलेगा, 9/2 - 3, तो जो इफिशियंसी निकल जाएगा जया का उसको हम 120 से डिवाइड कर देंगे, टोटल दिन निकल जाएगा कि जया कितने दिन में काम करती है पूरा। समझ में आया। तो एक ही तरह का क्वेश्चन बता दिए, हर एक तरीके का एक ही क्वेश्चन में, तो अब ध्यान रखिएगा इस तरीके से क्वेश्चन आता है और आएगा, हम बताते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। अब देखो इसको हम क्या कर रहे हैं भाई, मिटा रहे हैं, ठीक है ना, हाँ मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपको वो बताएंगे, देखो ठीक ना, ये मिटा देते हैं, छाप लेना वीडियो पॉज करके भाई, बहुत इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं, ठीक है ना, टाइम तो मिलता है नहीं, जो भी मिल रहा है उसी में करा रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन देखो आपका है 48 है, ठीक है ना, 48 में हम लोग का 9 क्वेश्चन हो जाएगा। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 4 अधिक है। देखिए बोल रहा वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 4 अधिक है। तो बहुत ही सिंपल है, बोल रहा होगा संख्या, मान लेंगे x एक संख्या है,
अब इसका 4/5 भाग, तो इसका 4/5 भाग x का 4/5 भाग हो जाएगा। अब बोल रहा है उसके 3/4 भाग से, यानी इसी के 3/4 भाग से मेरे दोस्त कितना अधिक है, 4 अधिक है। ये 4 अधिक है, नहीं इसका मतलब डिफरेंस के कारण ही 4 अधिक हुआ होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस हम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 4 हो जाएगा, बस यही होगा ना। 4 अधिक है तो डिफरेंस के कारण ही तो 4 अधिक हुआ होगा ना। तो बस सीधी फंडा हो जाएगा, ये 4xy 5 हो जाएगा, ये -3xy 4 हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। तो एलसीएम लोगे, 4 चौक 16 में से 15 गया तो कितना आएगा, x बचेगा। 16x में से 15x घटेगा, 1x बचेगा, मतलब x बचेगा बटे ये 20 तो होगा ही नीचे, एलसीएम बराबर 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 80। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कोई है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, ये कहानी है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो आगे का क्वेश्चन देखो क्या है, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना, फिर से इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। चलो इसको मिटा रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि आगे उधर जो है ना इसलिए खाली छोड़ देते हैं, क्वेश्चन दिखेगा नहीं फिर कैसे समझिएगा। अब आगे देखो बोला है 50 नंबर का मेरे भाई, हमारे यहाँ 10 हो जाएगा। आगे बोला है कि एक मीनार के आधार से 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से देखे जाने पर 200√3 ऊंची मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप यदि फिगर बना लेते हो, ये टॉपिक जो है फिगर पर ही आधारित है, और फिगर बना लेते हो मेरे भाई तो आपका 90% क्वेश्चन वहीं पर सोल्व हो गया। बाकी 10% कैलकुलेशन है आप जो कि आपके हाथों में है। और ये फिगर तभी बनेगा बढ़िया से जब आप क्वेश्चन को पूरी ध्यान से पढ़िएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन का लैंग्वेज बोल रहा हो वैसे वैसे आप पेन चलाते चले जाइएगा, करते चले जाइएगा, अपने आप फिगर ड्रॉ हो जाएगा। अब देखो हम वही करेंगे। बोल रहा है एक मीनार के आधार से 200 मीटर की दूरी पर, ठीक है, तो एक मीनार हम बना लिए, एक मीनार है, ये मीनार ऐसे होता है। एक मीनार के 200 मीटर की दूरी पर, 200 मीटर की दूरी पर हम बना लिए। क्या है 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से, स्थित एक बिंदु है, 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु है। अब इससे इस बिंदु से देखे जाने पर जो है 200√3 ऊंची मीनार के शीर्ष का, तो मीनार की ऊंचाई बोल रहा है 200√3 है, इसी 200√3 ऊंची मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, तो उन्नयन कोण बोल रहा है, इसी से देख रहा है, इसी से देख रहा है ना मेरे भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना, इसी से देख रहा है तो कितना कोण बन रहा है आपका, यही बोल रहा है कितना कोण होगा, यानी थीटा का मान आपसे पूछ रहा, नहीं निकलेगा ये तो ऐसे ही निकल रहा है मेरे भाई। 200 200 काट दो, √3 इधर है तो ये कुछ नहीं, उधर इधर 1 बचेगा, तो √3 और 1 किसका होता है, यहाँ 60 डिग्री रखोगे तो tan 60 डिग्री का लंब बटे आधार √3/1 आता है ना, √3, बस खत्म कहानी। थीटा बराबर कितना आएगा 60 डिग्री, खेला खत्म हो गया, खत्म कहानी। बस ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा भाई 50 नंबर का। तो इस तरीके से आप पढ़ना, जब भी मेरे भाई क्वेश्चन ऐसा आए ध्यानपूर्वक पढ़ना। देखो पढ़ते हुए बना दिए ना, चलो अब देखो यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। अब इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 51 जो है, क्वेश्चन नंबर 51 जो है वो है त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया अंतः केंद्र वाला। त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र बिंदु O पर है, ठीक। यदि कोण BOC बराबर 110 डिग्री है तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है और ये मेरे भाई ज्योमेट्री का सवाल है, सीरियस लेना इस सब क्वेश्चन को। बोल रहा है एक त्रिभुज है, तो पहले एक त्रिभुज बना लो मेरे भाई, ABC एक त्रिभुज बना लो, ठीक है ना, एक त्रिभुज बना लो। अब बोल रहा है ये इसका O जो है बिंदु अंतः केंद्र। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेरे भाई अंतः केंद्र बनता कैसे है। तो ये त्रिभुज ABC से अंतः केंद्र बनता है मेरे भाई, ध्यान रख लेना, कोण समद्विभाजक, ठीक है ना। इस कोण का समद्विभाजक जो होता है, इस कोण का समद्विभाजक मतलब 2 भागों में बांटोगे ना ब्रदर, इस भी कोण का समद्विभाजक 2 भागों में बांटोगे, और इस कोण का भी समद्विभाजक जो है 2 भागों में बांटोगे मेरे भाई, तब जो पॉइंट एक तीनों लाइन जो है ना एक पॉइंट पर बनती है त्रिभुज के अंदर ही, उस पॉइंट को हम इन सेंटर यानी अंतः केंद्र बोलते हैं। और इसी पॉइंट से मेरे भाई एक हम यदि लाइन ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री परपेंडिकुलर किस त्रिभुज के किसी भी साइड पर, और इस लाइन को हम रेडियस मानकर एक सर्किल खींचते हैं मेरे भाई, तो सभी त्रिभुज की इस भुजाओं को छूते हुए
एक सर्किल बनती है और इस सर्किल का नाम क्या होता है, इन सर्किल, अंतःवृत्त, और इसका अंतःवृत्त है तो त्रिज्या अंतः आर हो जाएगा, स्मॉल आर। अब क्या बोल रहा है, ध्यान रखना, यही ओ बोल रहा है, ठीक है ना, यही ओ है, ठीक। अब बोल रहा है कि यदि बी ओ सी 110 डिग्री है, तो यदि बी ओ सी मेरे भाई ये 110 डिग्री है, ये 110 डिग्री है टोटल, तो पूछ रहा है एंगल बी ए सी का मान ज्ञात कीजिए, यानी ये एंगल टोटल पूछ रहा है क्या होगा। तो नहीं पता है, देखो कैसे होता है, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए मेरे दोस्त। एंगल बी ओ जब अंतः केंद्र होता है, एंगल बी ओ सी बराबर होता है मेरे दोस्त आपका 90 डिग्री -a/2, -a/2 होता है या +a/2 होता है, 90 डिग्री माइनस +a/2 होता है, ठीक है ना, एंगल a/2 होता है, ये ध्यान रख लेना। एंगल बी ओ सी बराबर होता है 90 डिग्री प्लस एंगल a/2। फिलहाल हमको एंगल बी ओ सी का मान दिया हुआ 110 डिग्री बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल a/2 है दिया हुआ, तो ये कितना आ जाएगा, घटाओगे 20 डिग्री बराबर एंगल a/2 होगा, तो एंगल ए बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 40 डिग्री, ठीक है ना। और आपसे यही पूछ रहा था एंगल ए का मान है, तो एंगल ए का मान कितना आ जाएगा भाई, 40 डिग्री आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार बता देते हैं अंतः केंद्र और बाह्य केंद्र के बारे में। अंतः केंद्र के बारे में, किसी भी त्रिभुज के सभी अंतःकोण के समद्विभाजक जो लाइन है, रेखा किसी एक खास बिंदु पर मिलती है, और उस बिंदु से हम इस त्रिभुज के किसी भी भुजा पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, और उस लाइन को वृत्त की त्रिज्या मानते हुए एक वृत्त खींचते हैं, तो वो वृत्त तो है त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच करते हुए बनती है, और वही वृत्त कहलाती है अंतःवृत्त, और अंतःवृत्त कहलाती है। तो ये लाइन ड्रॉ करके जो फिगर बनाए थे वृत्त का, तो यही अंतःत्रिज्या कहलाता है, ठीक है ना, इन रेडियस जिसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन हो जाएगा, जैसे एंगल बी ओ सी बराबर ये हुआ। अब यदि आपसे पूछेगा एंगल ए ओ सी बताओ तो कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा, b/2, एंगल b/2, समझ में आया है। देखो बी ओ सी पूछा है तो 90 डिग्री तो होगा, प्लस इस सामने वाला का एंगल का आधा हो जाएगा। उसी तरीके से एंगल ए ओ सी बता दिए, फिर उसी तरीके से एंगल ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस ए ओ बी है ना, तो इसके सामने वाला क्या होगा, एंगल ए ओ बी, इसके सामने वाला एंगल c/2 हो जाएगा। समझ में आया। तो ये ध्यान रखना, बाकी और भी चीज़ें स्पेशल हम आपको बता दिए, ये सब ऐसा नहीं है, और आएगा तो फिर बताते रहेंगे, ठीक। देखिए एक और सवाल है 53 में है, और हमारा जो है क्लास का 11 नंबर क्वेश्चन है। एलसीएम और एचसीएफ का बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन, आपको भी पता होगा, जो बोल रहे हैं कि कितना बार पूछता है ये। बोल रहा 3 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ करती है, उनमें से प्रत्येक 0.25 सेकेंड, 0.1 सेकेंड और 0.125 सेकेंड के बाद बजती है, तो कितने सेकेंड बाद वे पुनः एक साथ बजेगी। मेरे भाई ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि कोई घंटी बज रहा है एक इंटरवल के बाद, या फिर कुछ धावक हैं एक सर्कुलर पाथ पर दौड़ रहे हैं तो कितने समय बाद मिलेंगे। ये सब क्वेश्चन बहुत ही फेमस है एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक का, ठीक ना, तो इसको हम ध्यानपूर्वक देखना। देखो 3 घंटी दिया हुआ मेरे भाई, बेल 1 दिया हुआ, ये कितने समय बाद बजती है, तो 0.25 सेकंड के बाद बजती है, ठीक। अगला जो है B2 जो है, ये कितने समय के बाद बजती है मेरे भाई, 0.1 सेकंड के बाद बजती है। अगला जो है B3 जो बजती है मेरे भाई, वो कितने समय बाद बजती है, 0.125 सेकंड के बाद बजती है, ठीक। ये हो गया। अब बोल रहा तीनों एक साथ कब बजेगा, तो तीनों एक साथ बजेगा मेरे भाई, सीधी सी आपको करना है, एलसीएम ले लेना है इन तीनों का, ठीक है ना, इन तीनों का एलसीएम ले लेना, उतना समय के बाद बजेगा एक साथ। तो अब देखो हम क्या करेंगे, एलसीएम सबसे पहले 0.25 का ले लेंगे, उसके बाद 0.1 का ले लेंगे, उसके बाद 0.125 का ले लेंगे। सच बताऊं मेरे भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स यही पॉइंट में देखेंगे और एलसीएम निकालने के लिए उनको पसीना छूट जाएगा। मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए, बहुत सारे लोग इसी में छट जाएंगे कि अरे भाई पॉइंट का है, एलसीएम कैसे निकालेंगे। जब भी नहीं समझ आएगा ना मेरे भाई पॉइंट्स का एलसीएम या कुछ भी, तो सबसे पहले उस पॉइंट को हटा देना। और पॉइंट का हटाने का तरीका क्या है, देखो ये पॉइंट हटाएं, 2 को नीचे 0 हो गया, फिर ये पॉइंट हटाएं, 1 को नीचे 0 हो गया, फिर एक पॉइंट हटाएं, 3 को नीचे 0 हो गया ना।
समझ में आया। अब कुछ नहीं, अब फ्रैक्शन का आ गया है आपके सामने, फ्रैक्शन का एलसीएम। तो फ्रैक्शन का एलसीएम नहीं आपको बताया, सबसे पहले इसको काट लो, ध्यान रखना छोटा से छोटा कर देना, 1/4 हो जाएगा, ये करोगे तो 1/10 हो जाएगा ही, और ये करोगे 1/8 हो जाएगा, 8 बार में कटेगा, ठीक है ना, 8 बार में। अब देखो ये फ्रैक्शन हो गया मेरे भाई, यानी भिन्न हो गया, इसका एलसीएम निकालने के लिए पूछ रहा है, तो एलसीएम निकालने के लिए नहीं बताया फ्रैक्शन का, तो ऊपर वाला का एलसीएम निकाल लेना है और नीचे वाला का एचसीएफ निकाल लेना। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, इन तीनों का 4, 8, 10 का जो है एचसीएफ आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो इसको करोगे 0.5 आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 0.5 सेकेंड के इंटरवल के बाद तीनों घंटियाँ एक साथ बजेगी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, काट देना, ठीक है ना, छोटा से छोटा करके रखना। तो ये हो गया, समझ में आया। भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ हम आपको बता देंगे, फिर से बता देते हैं। देखो भिन्न का एलसीएम कुछ दे दिया जाएगा, भिन्न बोलेगा एलसीएम निकालो, तो जो बोल रहा है वही ऊपर वाला का कर देना। एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाला जितना भी नंबर है सभी का एलसीएम निकाल लेंगे, उसके बाद फिर नीचे वाला का एचसीएफ निकाल लेंगे, इसका जस्ट उल्टा। और यदि एचसीएफ पूछता, कुछ भिन्न दे दिया जाता, तो एचसीएफ पूछता, हम ऊपर वाला का क्या करते, एचसीएफ निकाल लेते हैं, और फिर बटे में क्या करते, नीचे वाला उसका जस्ट उल्टा निकाल देते। उल्टा क्या होगा, एलसीएम होगा, तो बस खत्म कहानी। इसी तरीके से करना। साथियों देखिए एक और सवाल है, और ये क्वेश्चन नंबर 54 है, 54 है। बोल रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जो स्टूडेंट हमसे बोलते हैं, यानी ये बार भैया क्वेश्चन मैथ का नहीं बनता है, और वो भी एनटीपीसी जिसका लेवल कुछ भी नहीं है, मैं उनको बताता हूँ, ये बात ध्यानपूर्वक सुनना मेरे भाई। क्वेश्चन को आप सबसे पहले क्या करना, ध्यानपूर्वक पढ़ना, ध्यानपूर्वक पढ़ना, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप क्या कह रहा है, और वैसे वैसे क्वेश्चन बनाने का प्रयास करना, वैसे वैसे कलम चलाना अपना हाथ से, ठीक है ना, और फिगर ड्रॉ करना यदि फिगर वाला रहे। उसके बाद यदि फार्मूला उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको नहीं पता है, तो उस फार्मूला को भी देख लेना, देख कर बनाना, लेकिन बनाना, ठीक ना। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम कैसे बढ़िया से पढ़ेंगे, और जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करते जाएंगे। बोल रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर, अर्धवृत्त के अंदर सबसे पहले हम अर्धवृत्त बनाएंगे कैसे, तो ये वृत्त बन गया है मेरे भाई, ये वृत्त बन गया, इसका आधा खींचेंगे तो क्या होगा, ये अर्धवृत्त होगा, तो हम अर्धवृत्त बना लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। ये सभी के सभी जो है वो मिट गया, ये अर्धवृत्त बन गया। अब बोल रहा है कि अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ा वर्ग इसमें निकालना है, इसमें सबसे बड़ा वर्ग जो बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे बड़ा वर्ग बनेगा, क्या बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन हम खींच देते हैं कि सबसे बड़ा वर्ग मान लेते हैं, इस तरीके से कुछ बनेगा, ये वर्ग मान लेते हैं बनेगा, ठीक, वर्ग यही बन सकता है ना वो। अब देखो इसमें बोल रहा है इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, तो देखो त्रिज्या तो जाहिर सी बात है यहीं कहीं पर बीच में होगा, है ना, ये दोनों भुजा जो है वर्ग का इसी दोनों के कहीं आसपास होगा, बीच में होगा, ये कोई गारंटी नहीं है, एक बात याद रखें। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, हाँ लेकिन ये भी ध्यान रहेगा ना, जितना इस सेंटर से डिस्टेंस पर ये पॉइंट होगा ना, उतना ही डिस्टेंस इस सेंटर से ये पॉइंट होगा, ठीक है ना, बराबर पे होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, आपको रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मान लिया जाए ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ खींचते हैं, ये 10 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ, समझ में आया। अब मान लेते हैं ये भुजा जो है ए है मेरे भाई, ये भुजा ए है, तो ये टोटल भुजा कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये टोटल भुजा ये भी ए हो जाएगा। और अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि ये जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी ये डिस्टेंस a/2 होगा, तो ये भी a/2 होगा, तो दोनों को जोड़ो, देखो a आ रहा ना, और यहाँ से यहाँ तक यही तो पुराना है हमको, बस खत्म कहानी। अब देखो ये 90 डिग्री होता है, वर्ग के क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ये पाइथागोरस से नहीं निकलेगा, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो निकालो कर्ण के स्क्वायर 10 के स्क्वायर बराबर a² प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई, a/2 का होल स्क्वायर होगा ना, तो 10 के स्क्वायर बराबर a² प्लस a²/4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, 100, 10 के स्क्वायर 100 × 4 करेंगे 400, ये कितना है 4a² 1² 5a² आएगा ना,
नहीं समझ में आया? 4a² प्लस a² 5a² बटे 4 था, 4 इधर मल्टीप्लाई कर दिए, 100 गुने 4 400। अब a² बराबर कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। अरे यार रुको भाई, चलो अब जो है देखो यहाँ पर 1 मिनट रुक जाना। अब देखो a² बराबर 80 है और आपसे पूछ क्या रहा था? क्षेत्रफल वर्ग का। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा का स्क्वायर ही होता है ना, तो a² का ही मान पूछ रहा, 80 आ गया ना, खत्म कहानी यहीं से, द एंड हो गया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 हम करेंगे, और ये आप बुक में देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल किसका निकालना है? वो आपको निकालना है x² माइनस 14x प्लस 49, और किसका निकालना है? आपका x² प्लस 6x प्लस 9, इसका निकालना है वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालना है मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर देंगे, डाल देंगे रूट के अंदर, बस इसका वर्गमूल निकालना, स्क्वायर रूट निकालना है दोनों का। तो अब क्या करोगे, देखो इसका क्या हो जाएगा, x-7 का तो होल स्क्वायर ऐसे ही दिख रहा है, ये होगा ना, फिर इंटू तो है ही यहाँ पर, फिर ये कितना x+3 का होल स्क्वायर तो ऐसे ही दिख रहा है मेरे भाई। तो इसका 2 गो है, x-7 का होल स्क्वायर, एगो बाहर आ जाएगा x-7, और ये इसका एगो बाहर आ जाएगा x+3। कोई ऑप्शन है इस तरीके से? तो ऑप्शन देखो x-7 x+3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया है कि नहीं आया? हो गया खत्म। चलो हाँ हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, बता देते हैं इसी में। 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राम 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बिंदु x से, देखो 14 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है राम x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बिंदु x से y तक जाता है। बिंदु x से y तक जाता है कितना किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से? तो आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर y से वापस आता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इधर वापस आता है, ठीक है ना, इधर जा रहा है, फिर ये वापस आता है कितना किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से? तो वो हम 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है औसत क्या होगा, इसका औसत चाल क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल, ऐसा हमेशा पूछता है जब कोई डिस्टेंस पर एगो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है सेम डिस्टेंस को, तो औसत चाल का फॉर्मूला सीधे होता है मेरे भाई, औसत चाल का फॉर्मूला लिख लेना 2 गुने x गुने y बटे x प्लस वाई, बस। तो कितना होगा 2 गुने x, यहाँ पर एक 8 हो जाएगा, y का मान 12 हो जाएगा बटे 8 प्लस 12, 8 प्लस 12 20 लिख दें डायरेक्ट, ठीक है ना, 2 दहें के 20, ठीक है ना। तो 9.6 आ जाएगा, 9.6 आ जाएगा, 12 और 96 बटे 10, 96 को 10 से भागा देंगे 9.6 आएगा ना, 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा कर दीजिए, बस खेला ख़त्म हो गया। यही क्वेश्चन था, बाकी कुछ है नहीं, ठीक ना। साथियों अब यहीं तक रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट करवा लिए, और जितने स्टूडेंट्स जो लास्ट तक एंड तक देखते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भैया हम देखे हैं लास्ट तक हर एक क्वेश्चन को, और जितना भी बताएं उतना कर लेना भाई। हम बता रहे हैं ना, जो भी बोलते हैं हम सीरियसली बोलते हैं आपको, ठीक है ना, उसके पीछे बहुत कुछ छिपा रहता है एग्जाम से रिलेटेड। आपको पता ही होगा करंट अफेयर को लेकर या जीके जीएस को लेकर कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, और जो बोलते हैं वही पूछता है, ठीक ना। और ये हम कहीं सीखे नहीं, कहीं से हम अपना एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहे हैं, इतने सारे एग्जाम दिए हैं। और कितने लोग लास्ट तक देखते हैं बताइएगा ज़रा, और फीडबैक देना मेरे भाई। ये जो तरीका रहा ना, स्लाइड पर आपका क्वेश्चन दे दिए बुक से, ठीक ना, स्क्रीनशॉट लेकर उसका, और नहीं तो पहले लिख कर देते थे एक क्वेश्चन मेरे भाई, बहुत ही टाइम उसमें किल होता था, बहुत ज़्यादा, और 13 क्वेश्चन नहीं कर पाते थे। अब जो है आज पहला क्लास रहा, 13 क्वेश्चन कर दिए, आगे दिन से और स्पीड बढ़ाएंगे धीरे धीरे, एक ही शिफ्ट का टोटल 30 क्वेश्चन 25-30 क्वेश्चन निपटा देंगे, ठीक ना। तो बताइएगा फीडबैक कैसा रहा, सही रहा या नहीं रहा, प्लस माइनस सब बताना ब्रदर, नहीं रहेगा तो ये भी बताना भैया नहीं है, इस तरीके से आप सुधार करिए, तो मैं आपके अनुसार ही चीज़ों को बदलूँगा, ठीक। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।